हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर आपको कक्षा 10th के फिजिक्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है और वो भी पूरा डिस्कशन के साथ। तो गाइज, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण के 50 MVVI क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था। तो चलिए आज की इस वीडियो में शेष बचे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, यदि आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप वहां पर जा करके ज्वाइन हो सकते हैं और आपको सभी ऑब्जेक्टिव का PDF जो है सो वहाँ पर अवेलेबल है। तो आप वहाँ पर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने में, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉर्निया में कहता है कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने का कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। कहता है कॉर्निया जो है वह पूरा पूरा गोलीय नहीं होता है, वह जो है सो चपटा हुआ होता है। ठीक है, तो यह जो है यह किस दोष में होता है। ठीक है, तो किस दोष में होता है, यहाँ पर जो है ऑप्शन में दिया हुआ है अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या लघु दृष्टि दोष। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा यहाँ पर अबिंदुकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, अबिंदुकता इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके सामने में, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है, आप यहाँ पर देख रहे, कहता है अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है। कहता है जिस जिस पुरुष को या जिस व्यक्ति को अबिंदुकता दोष हो जाता है, दोस्तों अबिंदुकता दोष हो जाता है, तो वह जो है किस प्रकार के लेंस से निवारण करता है। ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस और ऑप्शन डी है द्विफॉक्सी लेंस। तो दोस्तों, अबिंदुकता वाले जो लोग होते हैं उसका उपचार जो होता है वह बेलनाकार लेंस से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि बेलनाकार लेंस। ठीक है दोस्तों, सिलेंड्री लेंस उसको बोलते हैं, सिलेंड्री लेंस। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको एक पे एक MVVI क्वेश्चन इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा, तो प्लीज़ आप इस चैनल से जल्द जुड़ जाइए। तो दोस्तों, अब जो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि दोष रहित नेत्र, कहता है दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। दोष रहित का मतलब होता है दोस्तों कि जिस व्यक्ति के नेत्र में दोष नहीं है वह व्यक्ति 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो उसके बीच देखिए दोस्तों कि 25 सेंटीमीटर की दूरी। ठीक है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर की दूरी और अनंत के ये जो है 25 सेंटीमीटर, ये आपको हो गया निकट बिंदु और ये हो गया आपको दूर बिंदु। तो दूर बिंदु अनंत होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। और इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की दूरी को दोस्तों कहते हैं, इसके बीच की दूरी को दृष्टि परिसर बोलते हैं, दृष्टि परास बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दृष्टि परिसर दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि दृष्टि परिसर आंसर हो जाएगा इसका। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र दो है, कहता है मानव नेत्र दो हैं अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। देखिए, मानव में जो नेत्र है वह दो ठो नेत्र होता है, सब आदमी को होता है दो ठो नेत्र, तो दो नेत्र होता है, तो दोनों मिला करके कितना, चलिए एक ठो नेत्र जो है वह 90 डिग्री क्षेत्र को कायम करता है और दूसरा भी 90 डिग्री क्षेत्र को कायम करता है, दोनों मिला के आपको हो जाता है 180 डिग्री दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका 180 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसको याद कीजिए। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि दूरदृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है। दोस्तों, कहता है कि दूरदृष्टि वाली आँख, जिस आँख में दूरदृष्टि का दोष है वह साफ साफ देख सकती है। कहाँ की वस्तु को देख सकती है, दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को, बड़ी वस्तु को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो दृष्टि दोष हुआ रहता है उसी वस्तु को जो है साफ साफ देख सकती है। जैसे यहाँ पर देखिए दूर दृष्टि दोष हुआ है तो ये दूरे की वस्तु को साफ साफ देखेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ट्रिक भी हो गया, यानी कि जिस दृष्टि दोष हुआ रहता है आँख में, जो दृष्टि दोष हुआ रहता है वह वही वस्तु को साफ साफ देख सकता है, और निकट की वस्तु को या साफ साफ नहीं देखेगा, सिर्फ दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है दोस्तों, दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है उसका क्या कारण है। तो इसका कारण है, कहता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना, या बी नंबर ऑप्शन है कि नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, या सी नंबर ऑप्शन है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, या अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो दोस्तों, दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष का जो कारण है वह है डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, यानी कि बढ़ जाना।
तो दूरदृष्टि इसमें क्या होता है दोस्तों कि लेंस जो है ना पतला हो जाता है, नेत्र लेंस पतला हो जाता है, जिससे उसका फोकस दूरी बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हो जाएगा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। चलिए इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 57 नंबर का क्वेश्चन। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, कहता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह सिलियरी मांसपेशियां के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सिलियरी मांसपेशियां आप पढ़े होंगे, सिलियरी मांसपेशियां के द्वारा जो है सो किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया है कि ए नंबर ऑप्शन है, कहता है पुतली। ए नंबर ऑप्शन में कहता है पुतली, बी नंबर में कहता है दृष्टिपटल, पक्षमावी पेशियां, परितारिका। तो पक्षमावी पेशियां को ही कहते हैं सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है दोस्तों, सिलियरी मांसपेशियां का दूसरा नाम पक्षमावी पेशियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। ठीक है, सी नंबर। पक्षमावी पेशियां और सिलियरी मांसपेशियां दोनों बराबर है, यानी कि दोनों का एक दूसरे का नाम है। तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी परिवर्तित होता है वह पक्षमावी पेशी के द्वारा होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि रेटिना प्रकाश को परावर्तित करती है। कहता है रेटिना जो है प्रकाश को कौन चीज़ में परावर्तित करती है? तो कहता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रेटिना जो प्रकाश को परावर्तित करता है वह विद्युत सिग्नल में करता है, इसीलिए तो मस्तिष्क में जाकर यह संवेदना बनता है और आँख को वस्तु देखने की प्रेरित करता है, वस्तु देखने के लिए। तो ये जो है विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मस्तिष्क तक पहुँचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्युत सिग्नल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इस चैनल पर आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कराया जाता है, और वो भी पूरा डिस्कशन और डिटेल के साथ। तो जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर कहता है 59 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। कहता है नेत्रदान करने वाले जो व्यक्ति होंगे उसकी आयु सीमा क्या होगी? कहता है ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये 10 वर्ष का व्यक्ति हो या 25 वर्ष का हो या 60 वर्ष का हो या किसी भी वर्ष का हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। इनमें से सभी व्यक्ति जो है नेत्रदान कर सकता है, नेत्रदान कर सकता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न कहता है मृत्यु के पश्चात। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न कर रहा है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकालना चाहिए। कहता है मृत्यु के पश्चात जो है कितने घंटे तक नेत्र निकाल लेना चाहिए। तो दोस्तों यह बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यह क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 ए कहता है कि 2 से 3 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर, 8 से 10 घंटे के भीतर, 10 से 12 घंटे के भीतर। तो दोस्तों मरने के बाद जो आँख जीवित रहता है वह 4 से 6 घंटे के भीतर ही जीवित रहता है। तो इसी भीतर में जो है आँख को क्या करना चाहिए? निकाल लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था। अब देखिए ये क्वेश्चन पे आ चुके हैं 61 नंबर के क्वेश्चन पर। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, नेत्र से संबंधित क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कहता है इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो कहता है संक्रमण रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, या मधुमेह रोग से, या दमे के रोग से, या बीसी दोनों। तो दोस्तों संक्रमण रोग वाला जो व्यक्ति होता है वह नेत्रदान नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, क्योंकि संक्रमण रोग वाला जो व्यक्ति होता है वो नेत्रदान नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके आँख में हो सकता है कोई खराबी हो सकता है। लेकिन मधुमेह जो है, मधुमेह तो आपको डायबिटीज हो गया तो ये व्यक्ति, और दमे की रोग तो फेफड़े में होता है, तो इससे आँख को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन संक्रमण रोग से पीड़ित व्यक्ति का जो आँख है वह खराब हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा बी एवं सी दोनों। ठीक है दोस्तों, बी एवं सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मधुमेह से ग्रसित लोग और दमे से ग्रसित लोग जो हैं ये आँख का जो है सो दान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने में है। अगला प्रश्न है कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? कहता है खतरे का सिग्नल जो होता है वह लाल रंग होता है। दोस्तों यह आप लोग जानते होंगे बहुत पहले से। तो खतरे का सिग्नल जो होता है वह लाल रंग होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों वह सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग। ठीक है, यह जो है बहुत दूर से ही दिखाई दे देता है दोस्तों। तो यह बहुत ही दूर से दिखाई दे देता है, इसलिए इसका जो खतरे के सिग्नल में इसका उपयोग किया जाता है, ताकि बहुत दूर से ही नजर आ जाए। तो खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग होता है, जो कि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न आपके सामने में 63 नंबर का क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वह जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो कहता है जब मान के चलिए यहाँ पर प्रिज्म है और प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजर रहा है, तो कहता है जो रंग सबसे अधिक विचलन होता है, तो नीचे में होता है बैगनी रंग। तो बैगनी रंग जो है सबसे अधिक विचलित होता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बैगनी रंग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने में है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? दोस्तों कहता है प्रकाश जो है एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं? इस झिल्ली को दोस्तों कहते हैं कॉर्निया। ठीक है दोस्तों, इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया से होकर के आंख में प्रकाश जो है प्रवेश करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है।
65 नंबर का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कहता है प्रिज्म से होकर, कहता है प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। तो 7 रंगों में जो विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग का प्रकाश का विचलन, कहता है इसमें लाल रंग का जो प्रकाश है उसका विचलन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, लाल रंग का जो प्रकाश का विचलन है वह सबसे कम होता है, ठीक है, सभी रंगों से कम होता है, क्योंकि देखिए प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गमन करेगा या गुजरेगा तो लाल रंग जो है यह इस प्रकार से होता है, ये हुआ ऊपर वाला लाल रंग यानी कि रेड कलर, और नीचे वाला ब्लू हो जाता है, यानी कि नीचे वाला आपको बैगनी कलर हो जाता है, ठीक है, बैगनी हो जाता है। तो रेड रंग का जो विचलन होता है, विचलन ऐसे समझ लीजिए कि जो किरण प्रिज्म से जैसे गुजरता है, मान के चलिए प्रिज्म है और प्रिज्म से जो निर्गत किरण जो गुजरती है, तो जिस किरण का जो है टेढ़ापन ज़्यादा होगा उसका विचलन भी ज़्यादा होगा, लेकिन रेड कलर का जो टेढ़ापन होता है वह कम होता है, ठीक है, इसीलिए सभी रंगों से इसका विचलन जो है सो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है। कहता है चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है। तो शंकु कोशिका नहीं होती है, ठीक है दोस्तों, ये भी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चूजे के दृष्टिपटल में जो है आपको शंकु कोशिकाएं नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शंकु कोशिका, ठीक है दोस्तों, शंकु कोशिका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य गोलाकार दिखता है, गोला दिखता है, यानी कि कैसा दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य जो है कैसा दिखता है, तो वह चपटा दिखता है, ठीक है, और लाल दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चपटा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि चपटा दिखता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है। तो कांच का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए अधिकतम होता है, या पीला रंग के लिए, या बैगनी रंग के लिए, आसमानी रंग के लिए। तो कांच का जो अपवर्तनांक है वह सी नंबर ऑप्शन यानी कि बैगनी रंग के लिए अधिक होता है, ठीक है दोस्तों, बैगनी वर्ण के लिए अधिक होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कहता है कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है। दोस्तों यह जो है प्राथमिक रंग से क्वेश्चन दिया हुआ है। मान के चलिए यहाँ पर रेड है, यहाँ पर आपको हरा है, ग्रीन है, और यहाँ पर ब्लू है, नीला, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है प्रश्न आता है। तो जैसे लाल और हरा प्रश्न को, लाल और हरा रंग को आप सेम कीजिएगा, मिलाइएगा, लाल रंग यानी कि रेड कलर और ग्रीन कलर को जब आप मिलाइएगा तो आपको ब्लैक कलर मिलेगा, ठीक है, यानी कि काला दिखाई देगा। तो कहता है लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है, तो यह काला प्रतीत होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काला प्रतीत होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने में है। यहाँ पर 70 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि कहता है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। तो हम आपको अभी बताए हैं कि प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है वह है रेड, ब्लू और आपको हो जाएगा ग्रीन, ठीक है, यह प्राथमिक वर्ण है। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाल रंग भी हो जाएगा आंसर, और नीला रंग भी, और हरा रंग भी, तो इनमें से तीनों हो जाएगा आंसर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कहता है कि पेशियों के शिथिलन होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर ऑप्शन है 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा पेशियों के शिथिलन होने से 2.5 सेंटीमीटर का शिथिलन होता है, फोकस दूरी लगभग होती है, ठीक है। यानी कि पेशियों के शिथिलन होने पर अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है, एफ जो होती है दोस्तों, एफ जो होती है वह क्या होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है, 2.5 सेंटीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसको फटाफट कर लेते हैं। इसके बाद जो है सो विद्युत चैप्टर का जो है आपके लिए ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन आपको इसी चैनल पर अवगत कराया जाएगा दोस्तों, तो जल्द से जल्द आप इस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। तो अति सूक्ष्म कण जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि अति सूक्ष्म कण जो है किस प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। तो ऑप्शन है लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, बैगनी रंग। तो दोस्तों अति सूक्ष्म कण जो है वह नीले रंग को सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित करता है, ठीक है दोस्तों, नीले रंग को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीला रंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नीला रंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नीला रंग, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इससे आप हमको मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए लगातार नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों जल्द से जल्द वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। देखिए दोस्तों यहाँ पर 73 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है कि किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर कहता है कि किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले, ये क्वेश्चन है, तो चलिए इसको बनाते हैं। कहता है किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान जो है एल आई के बराबर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको एल आई के बराबर दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल आई के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि एल आई के बराबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने में स्क्रीन पर है।
अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, कहता है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। यह क्वेश्चन बीएसईबी बोर्ड के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा, इसका आंसर 2 मिनट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, 2 मिनट का गैप होता है, यानी कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच जो है 2 मिनट का गैप होता है, ठीक है दोस्तों, 2 मिनट का गैप होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। तो उदय और अस्त होते समय सूर्य जो है लाल दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों, आप भी जानते हैं, देखे भी होंगे, लाल दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि बहुत ही ईजी प्रश्न था। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है। एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ पर जो है पावर में नहीं दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन ये जो है 10⁻⁻10 मीटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो प्रिज्म से जो है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की परिघटना घटती है। ये मान के चलिए प्रिज्म है और इससे प्रकाश गुजरा, तो इस प्रकार से जो है सो निर्गत हुआ। तो यहाँ पर जो है सभी तरह के कलर आते हैं, यानी कि वर्ण विक्षेपण होता है, यानी कि वर्ण विभक्त होता है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है 78 नंबर का, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। कहता है नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी अधिक हो जाएगी तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। तो दोस्तों दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। यदि फोकस दूरी जो है सो अधिक हो जाएगी तो दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि फोकस दूरी जब अधिक होता है दोस्तों तो दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। दोस्तों रेटिना के आगे जो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना मान के चलिए ये रेटिना है और ये आँख है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन गया यहाँ पर, तो यह किस दृष्टि दोष में बनता है। तो यह जो है आपको बनता है निकट दृष्टि दोष में, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने में है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि 18 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है दोस्तों कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। मान के चलिए समंजन क्षमता घट जाएगा तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। तो जब समंजन क्षमता घट जाता है तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट सही है, यानी कि सही है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है 81 नंबर का क्वेश्चन कि तारों के टिमटिमाने प्रतीत होने का कारण है। कहता है तारा जो टिमटिमाते हैं तो किस कारण से, कौन सी ऐसी घटना है जिसके कारण तारा टिमटिमाते हैं। तो कहता है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है सो तारे टिमटिमाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण की जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। तो कहता है वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है दोस्तों, तो मान के चलिए प्रिज्म है और वर्ण विक्षेपण की जो घटना होगी तो यहाँ पर जो है प्रकाश जो मुड़ता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ना होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी राइट सही हो जाएगा, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न कहता है कि किसी कण पर पड़कर प्रकाश के अंश के विभिन्न दिशा में छितरने की घटना को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के विभिन्न दिशा में छितरने की जो घटना है यह कहलाता है आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है दोस्तों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने में है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों यह प्रश्न कहता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण जो है क्या करते हैं। कहता है लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित करते हैं, नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित करते हैं, ऑप्शन नंबर सी है नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित करते हैं, और ऑप्शन डी है कि पीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित करते हैं। दोस्तों आप तो जानते हैं कि आकाश जो है वह नीला दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है। तो क्या हो जाएगा, यह नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित करते हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक इतना ही क्वेश्चन था आज, यानी कि 84 क्वेश्चन जो कि बच गए थे वायुमंडलीय अपवर्तन से, तीसरा अध्याय से। तो दोस्तों यह भी मैंने आपको पूरा किया। तो आई होप आपको जो है यह प्रश्न सब क्लियर हुआ बहुत अच्छे से। तो इस तरह से प्यार दुलार बनाई रखिए इस चैनल के साथ। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों आपको इस चैनल पर कक्षा 10th के सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देरी ना करें और जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।